स्टूडेंट्स अब हमने डिराइव करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसके लिए अब हमारे पास हम यूज़ करेंगे जिस तरह पहले हमने किया है स्लोप फाइंड की है फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो कर्व बनाई है हमने, ये वाली ए बी कर्व, इसके नीचे वाला सारा शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो जब मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं तो आपको कितनी शेप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आ रही हैं। एक ये वाली ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही होगी आपको ए बी सी, यानी कि एक ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक आपको ये वाली शेप नज़र आ रही है जिसको हम क्या कहेंगे रेक्टेंगल। तो शेडेड एरिया अगर हम फाइंड करते हैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में। आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं था, इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हमें फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने डिराइव करनी है। बेसिकली हमने इस ग्राफ का शेडेड एरिया, यानी कि एरिया कवर्ड बाय द एरिया बीनीथ दिस कर्व वी हैव टू कैलकुलेट इट। शेडेड एरिया बेसिकली कैसे पता चलेगा, देखें ये हमारे पास शेडेड एरिया किस चीज़ का आ जाएगा, ये वाला, ये शेडेड एरिया आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें, और सिर्फ ये तो नहीं है ना, इस कर्व के नीचे ये भी तो एरिया है ना, ये वाला खाली तो नहीं छोड़ सकते उसको। तो ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। रेक्टेंगल का एरिया अगर हम शेड कर दें इस तरह से, ये अब आपके पास दोनों चीज़ें मैंने क्या कर दी हैं, शेड कर दी हैं। यानी कि इफ़ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, if we find area of triangle and area of rectangle and after that we add them, यानी कि if we add both of these areas then this will be the total area beneath the curve AB, and if we are going to find out the total area beneath the curve AB, what we will find is basically distance traveled by the object which was in motion। ये velocity line graph है ना, तो distance travel यहाँ से find कर सकते हैं। तो अब हमने area find करना है इसका यहाँ पे। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उन दोनों को एंड पे ऐड कर देंगे। वो टोटल एरिया जो हम फाइंड करेंगे वो असल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस के बारे में। ठीक हो गया। तो अब है हमारे पास फ्रॉम द फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एरिया अंडर द ग्राफ, ये मैंने लिख दिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो फिर टोटल एरिया फाइंड करने से आएगा, यानी कि नंबर 1 पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर प्लस का साइन नज़र आ रहा है आपको, ऐड करेंगे इसको किसके साथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो हमारे पास एंड पे किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, टोटल एरिया की। वो टोटल एरिया असल में किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बहरहाल पहले हम इंडिविजुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। बड़ा आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, ट्राइंगल कौन सी है, इसको नाम दे दिया ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें इस ट्राइंगल ए बी सी की, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये इस तरह से ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है जी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कर्व ए बी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, वी आई, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, वी एफ। ठीक हो गया। अगर आप डायग्राम देखें उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बी सी के अक्रॉस उसने लिखा हुआ है गेन इन स्पीड 80। ये कैसे आता है इसको हम देखते हैं अभी बाद में, ठीक है। लेकिन पहले ये ट्राइंगल की बेस है, हाफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है, ए सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर हाफ बेस ए सी। सिमिलरली एल्टीट्यूड, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हो, तो ये ट्राइंगल की हाइट है बी सी, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, जो भी आप कह दो। यानी कि हमें बेस की वैल्यू पुट करनी है, वो हमने पुट कर दी ए सी, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पुट की अभी। बी सी की वैल्यू हाइट है, बी सी भी लिख दिया पहले, तो ये ए सी बी सी हमने इस तरह लिख दिया। लेकिन ये वैल्यूज़ है किसके बराबर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देखें बेस की वैल्यू क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेस, चूँकि ये हॉरिजेंटल होती है ना साइड, ये पिट फॉल प्रिवेंशन याद रखना, ये हॉरिजेंटल साइड होती है बेस की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, या वैल्यू कितनी थी, हमने क्या कहा था उसको, टाइम टी। तो ए सी की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, ये देखिए आप, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टाइम के बराबर। तो हाफ इंटू ए सी की जगह हमने क्या पुट किया, टी पुट कर दिया, इंटू बी सी। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। बी सी तो वैल्यू है इसकी, लेकिन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी और टाइम क्या होगी वो फाइंड करनी है। देखें ये ग्राफ था ना, ऐसे बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहा चेंज आया वाई में। ये वाई की वैल्यू वी आई थी, बढ़ते 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 यहाँ तक क्या होगी, वी एफ होगी। ये चेंज कितना है, ये चेंज वी आई से वी एफ तक का है। इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई। तो ये आगे पास जो चेंज आया है इसकी वजह से प्रोड्यूस क्या होता है, चूँकि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल में आई है ना, देखिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी, ये टाइम 0 है,
ये टाइम t0 नहीं है, ये टाइम कोई पॉजिटिव वैल्यू है टाइम की। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होता ही या नहीं होता, होता है ना। इसका मतलब है अगर आपसे कहा जाए कि ये बी सी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहोगे वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को। वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पे क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। तो फिर ये सी से बी तक क्या है, वेलोसिटी का चेंज है। तो वो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, अगर मैं कहूँ कि इस फार्मूले से डिराइव करो तो आप क्या लिखोगे, वी एफ माइनस वी आई। ये वाला टाइम वहाँ तक आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। ठीक हो गया। ये बुक में उसने नहीं लिखा हुआ, तो आपने समझ लेना इस चीज़ को। उसने बुक में सिर्फ लिख दिया ये 80 है। ये कैसे है आपने सीख लिया, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो रिवाइंड कर दें, समझ आ जाएगी। गेन इन स्पीड 80, ये हमने लिख दी। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 80। टाइम की वैल्यू पुट की ए सी की जगह पे, और बी सी की जगह 80, तो हाफ 80 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ 80 स्क्वायर। कैसे आया, ए टी और टी है ना, तो ए और टी क्या बन देंगे, टी इंटू टी, बेस सेम पावर एट टी स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल तो नहीं है ना, रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू विड्थ। सपोज कर लें कि अब आपने एक ये वैल्यू फाइंड, ये साइड और ये साइड फाइंड करनी है। जिस मर्जी को लेंथ बोल दें, जिस मर्जी को विड्थ बोल दें आप, ठीक है, आसानी के लिए। यानी कि ये वैल्यू फाइंड कर लें, ये दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है ना, कोई सी भी दो साइड्स को, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड्स को मेरा मतलब करें, कोई सी का मतलब है या इसको इसको कर लें या इसको कर लें, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यानी कि अब शेडेड एरिया फाइंड करना है इस शेप का, शेप नंबर 2 का। पहले शेप नंबर 1 ट्राइंगुलर किया, अब रेक्टेंगुलर करना है। तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज ओ ए इंटू ओ डी। क्या मतलब है इसका, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास लेंथ ओ ए हो जाएगी, ये ओ ए है, लेंथ कह दें इसको, इसको विड्थ कह दें, वाइड है ये, तो ये विड्थ होगी ओ डी। ठीक हो गया। तो ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी लिखा, फिर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ ए की वैल्यू क्या है, ये ओ ए है, ये यहाँ से ओ ए, आप कहाँ जा रहे हो, वाई एक्सिस पे जा रहे हो। ये वैल्यू की वैल्यू, ये वैल्यू 0 है, ओ से अगर शुरू करें ए तक पहुँचते हुए वैल्यू क्या हो जाती है, वी आई। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँगा तो नज़र आया आपको, ये वी आई है। तो मैंने यहाँ पे ओ ए की जगह वी आई लिख दिया। फिर विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यू 0 है टाइम की, फिर यहाँ तक पहुँचते 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 ओ डी यहाँ तक पहुँचे, वैल्यू टाइम की कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। तो हमारे पास ओ डी की जगह टी पुट कर दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया, वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वी आई टी, इज बेसिकली वी आई इंटू टी है, वी आई टी बोले है कि मतलब है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर लिया। हमने क्या फाइंड करना है, क्या इन दोनों का एरिया फाइंड करना था, नहीं, हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। करने का मतलब है इंडिविजुअली फाइंड करना था, दोनों को ऐड करना है एट दी एंड। तो एरिया टोटल फाइंड करना है। टोटल एरिया किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शुरू में बता दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि ये सारे का सारा अब जो एरिया है ये वाला, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो दोनों को ऐड कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिस मर्जी को पहले लिखना, फर्क नहीं पड़ता। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दिया हाफ 80 स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वी आई टी, तो वी आई टी लिख दिया यहाँ पे। तो हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी आई टी, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, तो क्या मिल रहा है हमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, अगर आपको याद नहीं रही तो ये की पॉइंट है, ठीक है। तो शेडेड एरिया में दो चीज़ें थी, ट्राइंगल भी रेक्टेंगल भी, दोनों को ऐड कर दिया। वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमने कह दिया टोटल एरिया इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी आई टी, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, विच गिव्स अस बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, एस से। तो फिर हाफ 80 स्क्वायर या वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर किसके बराबर आ गई, एस के। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसे कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें आप देखें कि एस डिस्टेंस है, वी आई टी का मतलब क्या है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दरम्यान में साइन प्लस का, हाफ ए एक्सेलरेशन टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। तो ये है बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।